हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको exam.com/12753 पर मिल जाएंगे। ये बहुत ही छोटा लेक्चर है। इसमें बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन, व्हाट डज डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स, ये हम रिवाइज करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन वाले जब हम केस करते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू से टी स्क्वायर लेते हैं तो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ चेंज होती हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट रिवीजन टॉपिक है कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये सब आपने, हम मान के चल रहे हैं कि एक बार आप ये चीज पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल, अगर कोई फंक्शन है हमारा ये वाला जी एक्स डी एक्स, और जी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एफ एक्स है, तो ये इस वाले जो, अगर ये नहीं होता तो हम क्या लिख देते कि भाई जी एक्स, अगर जी एक्स का इंटीग्रेशन, अगर जी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एफ एक्स है, से इट इज एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो हम कहते हैं कि अगर इसको a और इसको b कर दें, इनको बोलते हैं लिमिट फ्रॉम a टू b, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। ये हमने जो है डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन पहले भी, आई होप कि आपने पढ़ी होगी, क्योंकि ये हमारे केवल रिवीजन लेक्चर है। तो इसमें एक पॉइंट क्या ध्यान रखने वाला है कि भाई जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गायब हो जाता है। वो कैसे? ये एफ बी अगर हम इस वाले पॉइंट पर लेंगे तो एफ बी प्लस कॉन्स्टेंट हुआ, इस पर लिए एफ ए माइनस प्लस कॉन्स्टेंट हुआ, सब्ट्रैक्ट किया तो सी साफ हो गया हमारा। तो ये हमारा इसमें नहीं आता है और हमारी वैल्यू जो है एफ बी माइनस एफ ए होती है। ये हमारा डेफिनेशन हो गई डेफिनेट इंटीग्रल की। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम P1 से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है हमारी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू एफ टी डी टी ए बी। क्यों? क्योंकि इस वाले की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमारी क्या थी? अगर इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे एंटी डेरिवेटिव से हमारा कैपिटल एफ एक्स है, तो वैल्यू क्या हो गई? एफ बी माइनस एफ कैपिटल, ये कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। और अगर इसको, अगर हम इसमें जो हमारा रिजल्ट है, इसका जो हमारा रिजल्ट है, अगर एफ एक्स वो है तो हमारा क्या आया? ये आ गया ना हमारा एफ बी माइनस एफ ए। तो इसमें तो कहीं x है ही नहीं ना, तो इसलिए हम इसको x लिखें या dx लिखें, t लिखें और dt लिखें, ये एक दोनों रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है एफ एक्स फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू माइनस b टू a। तो ये अगर हम, क्योंकि ये क्या था? एफ बी माइनस एफ ए, और ये क्या हो गया? एफ ए माइनस एफ बी। तो इसका ये दोनों माइनस साइन अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे इक्विवेलेंट हो गए। नाउ इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये नॉर्मली क्या होता है, हम लिखते हैं 0 टू पाई और एक्स ए टू b where a is less than b, तो but that is not compulsory, that is not essential requirement for an definite integral, for a definite integral to exist। ये छोटा भी हो सकता है। तो हमारा इस वाले केस में ये जो, अगर हमारा इसको हम माइनस बी टू ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स
plus c to b fx provided f has a piecewise continuity और f is not uniformly defined in AB। अब ये क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि अगर आपका एक फंक्शन है वो ऐसा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा, तो ये फंक्शन मान लीजिए हमारा ये चला और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आई और यहाँ पे ये चल गया, इस वाले पॉइंट पर ये वाला फंक्शन जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस है इस वाले पॉइंट पर, ये जो है हमारा से x इज इक्वल टू a पर। तो अगर x इज इक्वल टू इसको कहते हैं हम लेट्स से कि ये c पॉइंट है और ये हमारा a पॉइंट है और ये हमारा b पॉइंट है। तो हमारा a टू b x जो इंटीग्रेशन है f x का a टू b, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन है इस वाले कर्व का, इसको हम ब्रेक कर देंगे। ये वो नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे हमारा डिफरेंशियल में इस पॉइंट पर ये एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इस यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन दैट इज a टू c ऑफ दिस फंक्शन, या यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया f, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई a टू c प्लस f x हमारा c टू b dx, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई इस वाले फंक्शन की a टू b की, अगर इसमें एट x इज इक्वल टू b पर ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है और इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड इन c। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अब इसमें एक पॉइंट और है कि इंटीग्रल इज ब्रोकन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे हमने c पर डिसकंटिन्यूटी थी, और एट द पॉइंट वेयर डेफिनेशन ऑफ f चेंज। इसका एग्जांपल हमारा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमारा f x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है से -1 टू 1 के बीच में, तो अगर हमारा इसका ग्राफ देखें तो क्या हुआ, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आया और ये हुआ। तो इस यहाँ अब इसको अगर हम fx को अगर हम देखेंगे तो fx कैसे डिफाइन होता है, it is defined differently in different intervals. It is -x when x is less than equal to 0 and it is equal to x when x is greater than 0। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसका अगर हम -1 टू 1 करेंगे तो हमें क्या कैसे करना पड़ेगा, f(x) -1 टू 0, जहाँ पे इसकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई, प्लस हमारा 0 टू 1 f(x) ये dx है यहाँ पर, ये हो गया। अब हमें इसमें क्या देखना है कि ये हमारा -1 टू 0 f(x) dx है और ये हमारा 0 टू 1 f(x) dx है। तो ये वाला यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी निकालते वक्त चेक करते थे कि ये वाला जो इस रीजन में इसकी क्या वैल्यू है -x, तो ये हो गया हमारा -x dx प्लस, और इस वाले में हमारी क्या वैल्यू रखी जाएगी 0 टू 1 वाले के इंटरवल में, इस पे हमारी वैल्यू रखी जाएगी x dx। तो ये अब हमारे ये मतलब हम इसको कब ब्रेक करेंगे, ये कोई भी लिमिट हो तो इसको हम ब्रेक करते हैं आइदर एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या जहां पर हमारी डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है P4 प्रॉपर्टी, क्या है कि -a टू a के बीच में अगर हमें इंटीग्रेट करना है fx को तो इट इज इक्वल टू 0 टू a fx प्लस f माइनस x dx। ये कैसे आया कि भाई -a टू 0 प्लस 0 टू a हो गया हमारा ये फंक्शन, जहां अगर बिल्कुल कंटिन्यूअस है तो भी हम इसको लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कोई उसके लिए डिसकंटिन्यूटी होना जरूरी नहीं है। तो हमारा -a टू a को हम लिख सकते हैं -a टू 0
और प्लस 0 टू ए एफ एक्स माइनस ए टू 0 हो गया हमारा। तो अब अगर हम क्या कहते हैं, ये हमारा अगर फंक्शन है माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम x को माइनस टी रख दें तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब माइनस ए है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और जब x 0 है तो t की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, a टू 0 एफ माइनस टी, एक्स की जगह माइनस टी रख दिया, dx हमारा माइनस डी टी के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये हमारा माइनस साइन इधर आ गया। अब अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 0 टू ए एफ टी डी टी, और एफ टी डी टी की जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। तो एफ ये एफ माइनस टी है तो एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, एफ एक्स ये प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। अगर अब हमारा क्या है, एक नया रिजल्ट क्या है कि अगर ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो क्या हो गया, ये माइनस एफ एक्स हो गया तो ये 0 हो गया। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन 0 का कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का अगर उसमें हम रखेंगे a और 0 टू a के बीच में तो वो वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो ये हमारा 0 हो गया अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया, क्योंकि फिर ये जुड़ जाएंगे। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑड और इवन फंक्शन के लिए। जो हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम ऑड एंड इवन वाली चीज को चेक करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में। और अगर ऑड और इवन फंक्शन है तो हम पहले इसको ऑडनेस और इवननेस को रिजॉल्व करके इसको माइनस ए की जगह इसको 0 टू ए कर देंगे, या हम इसको 0 हो जाएगा हमारा ये। तो ये हमारा ऑड एंड इवन फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इसमें क्या है, नेक्स्ट ये है कि ए एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। आपने इसका ये वाला वर्जन तो सभी ने देखा होगा कि एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 टू ए। तो लेकिन ये वर्जन इसी से ड्राइव हुआ है। अगर इसमें हम a को 0 रख दें और b को a कर दें तो क्या हुआ, 0 टू a हो गया, 0 टू a हो गया। और यहाँ पे b हमारा a को हमारा 0 है और b को a है, तो ये a माइनस एक्स हो गया। तो ये वाला जो फार्मूला है हमारा इसी से ड्राइव हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एनडीए के एग्जाम में। तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू एफ एक्स 0 टू a एंड dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f टू a माइनस एक्स 0 टू a। अगर हमारा एफ एक्स और एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल है तो क्या हो गया, ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये नेगेटिव में है एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो ये हमारा 0 हो गया। इस वाली जो प्रॉपर्टी को अगर आप इसको समझने के लिए हमें इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो तभी इसको ढंग से समझ पाएंगे। ये वाली प्रॉपर्टी में जैसे इसमें क्या है, इसका यूज हो क्या रहा है, इसमें जो इसका कौन सा वर्जन सबसे अच्छा है जो यूज होता है वो ये, दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स एफ टू ए माइनस एक्स एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ
एक्स। तो ये हमारा इसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है कि अगर हमें 0 to 2 पाई के बीच में अगर हमें cos x को इंटीग्रेट करना है तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा 0 to पाई cos x dx के। क्यों, क्योंकि cos 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू cos x dx। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम इसको 2a माने तो क्या हुआ कि cos पाई माइनस x कितना हुआ हमारा, माइनस cos x के बराबर हुआ। तो हमारी ये वाली कंडीशन लग गई। तो ये हमारा, अब ये वाला अगर लग गई तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमारा 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 0 to 2 पाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो भी ये चीज ऑब्वियस है कि ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये पाई हुआ, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ तक आ गया। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये देखिए ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन इसका डबल है। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 to 2 पाई हो जाएगा। अगर हमें इसका 0 to 2 पाई के बीच में हमें वो निकालना होता, एरिया निकालना होता, तो चूंकि एरिया पॉजिटिव ही होता है तो दिस प्लस दिस एरिया हमें करना पड़ता। तो हम क्या करते हैं कि भाई 0 to पाई बाई 2 का निकाल के और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो एरिया under this curve from 0 to 2 pi is not equal to 0. It is only the definite integral from 0 to 2 pi which is equal to 0. तो इस वाली जो प्रॉपर्टी है इसका मेन यूज हमारा इस वाले फॉर्म का नहीं है, बल्कि इस वाली फॉर्म का और इस वाली फॉर्म का है कि इसमें 2 कॉमन लेके हम इसको जो अपर लिमिट है उसको हाफ कर सकते हैं। और या फिर अगर ये एफ एक्स f2a माइनस एक्स के इक्वल है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एक और हमारी इसकी प्रॉपर्टी है कि इफ एफ एक्स डी एक्स इज फ्रॉम 0 to n t, यहाँ पर t क्या है, एफ एक्स का पीरियड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्टर एवरी t द वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n0 to t एफ एक्स डी एक्स। तो इसका अगर एफ एक्स पे पीरियड है मतलब एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ n एलिमेंट ऑफ i। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कि अगर हमारे मेनली तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमारी नॉलेज में है और जो पीरियोडिक है, तो जो हमारा साइन एक्स है या कॉस एक्स है उसका पीरियड कितना होता है, सबका 2 पाई होता है। तो 2 पाई है तो मतलब अगर हमारा ग्राफ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट की ये 0 है, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। तो 0 पे जो वैल्यू है वो 2 पाई पर है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे है। वो हमारी ड्राइंग और ग्राफ इतने बढ़िया है कि हम उसमें इस पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं लग रही है, बट बिलीव मी कि ये वैल्यू जो है हमारी सेम है। तो किसी भी पॉइंट पर वैल्यू लें और उसमें 2 पाई जोड़ दें तो हमारी वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर इस तरह के फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें इस तरह इस वाले इंटरवल में, जैसे अगर ये हमारा एग्जाम्पल इसका हमारा क्या हो गया कि अगर हम ले इसमें ले कि 0 to 4 पाई cos x dx, तो इस वाले रूल से भी क्या हमारा यही चीज रिजल्ट निकल के आ गया, क्योंकि ये वाला cos x जो है ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विद ए पीरियड 2 पाई। तो ये हमारा 0 to 2 पाई cos x हो गया। तो यही रिजल्ट हमारा इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है,
लेकिन ये पीरियोडिसिटी में कई बार एग्जैक्ट वो नहीं हो सकता कि से किसी का पीरियड हमारा 3 पाई है या इस तरह का है या और कोई स्पेशल केस है। तो ये वाली जो हमारी थ्योरम है P7, इसका भी कई जगह स्पेसिफिक यूज होता है हमारा। तो ये हमारी P7 थ्योरम हो गई कि 0 to nt fx dx is equal to n0 to t fx dx if t is the period of function fx। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके नोट्स आप exam.com/12753 पर देख सकते हैं। थैंक यू।